बहू पवित्रा आ रही है, इस बार तुम मायके मत जाना। उसका 8वां महीना चल रहा है और डिलीवरी के बाद ही यहाँ से जाएगी। सास मीनाक्षी जी ने उत्साहित होते हुए कहा। यह सुनकर बहू निर्मला के हाथ काम करते करते रुक गए। पवित्रा का नाम सुनते ही तो वैसे ही उसका मन कसैला हो जाता था और अब 3-4 महीने यहाँ रुकने के लिए आ रही हैं, वो भी डिलीवरी के लिए। आखिर क्या सोचकर यहाँ आ रही हैं कि उसकी भाभी उसकी सेवा करेगी, क्योंकि सासू माँ से तो काम होता नहीं था। निर्मला के चेहरे पर बदलते हुए भाव को देखकर मीनाक्षी जी ने कहा, बहू मैं मानती हूँ कि तेरा पवित्रा की तरफ से मन उठ गया है, पर ओ इस घर की बेटी है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। इससे पहले कि निर्मला कुछ कहती उसकी बेटी रो ही रो पड़ी, इसलिए ओ उसे संभालने के लिए अपने कमरे में आ गई और अपनी 2 साल की बेटी रूही को गोद में लेकर चुप कराने लगी। तभी उसका पति रोहन नहाकर बाथरूम से निकलकर बाहर आया। अरे तुम आ गई, मुझे लगा कि रूही अकेली है, इसलिए फटाफट नहाकर निकला हूँ, रोहन ने कहा। पर निर्मला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह चुप देखकर रोहन ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? तुमने बताया नहीं कि पवित्रा आ रही है, वो भी अपनी डिलीवरी के लिए। निर्मला के मुंह से यह सुनकर रोहन के हाथ वहीं रुक गए। हाँ, कल मम्मी कह तो रही थी कि पवित्रा का 8वां महीना चल रहा है, इसलिए वो डिलीवरी के लिए आएगी। तुम्हें लगता है मैं उसका ध्यान रख पाऊंगी? मुझसे उसकी सेवा होगी? मेरे मन में पवित्रा के लिए जरा सी भी जगह नहीं है, कैसे कर पाऊंगी ये सब? निर्मला एक ही सांस में ये सब बोल गई। हाँ, जानता हूँ कि तुम ये सब नहीं कर पाओगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी, और ना ही मैं तुमसे इतना बड़ा दिल रखने की उम्मीद करता हूँ। इसलिए मम्मी को कह दिया है कि एक मेड लगा ले। आखिर जैसी भी है बहन है मेरी, उसे आने से इनकार तो नहीं कर सकता। आखिर मम्मी का दिल दुखाने से क्या फायदा? उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया था, रोहन ने समझाया तो निर्मला ने कहा, मैं उसके यहाँ आने से मना नहीं कर रही हूँ, पर याद रहे मैं उसका कोई काम भी नहीं करूँगी, मुझसे यह होगा भी नहीं। कल को भगवान ना करे अगर कुछ गलत होता है तो ओ उसका इल्जाम मुझ पर लगा देगी। मैं समझ सकता हूँ, पर निर्मला तुम परेशान ना हो, तुम बस रूही को संभालो और घर के थोड़े बहुत काम संभाल लेना, उसे मम्मी और मेड संभाल लेंगी, रोहन ने कहकर बात को वहीं खत्म कर दिया। इधर रूही को संभालते हुए निर्मला को अपने पुराने दिन याद आ गए। पवित्रा शुरू से ही नकचड़ी ननद रही थी, ना ही खुद कोई मदद करती थी और ना ही मम्मी जी को मदद करने देती थी। उसके अनुसार तो हर काम बहू का होता है। बदतमीज इतनी थी कि किसी के भी सामने कुछ भी कह देती थी। मम्मी जी और रोहन उसे खूब डांटते, लेकिन वो नहीं सुधरती थी, उल्टा वो उससे लड़ पड़ती थी कि वो जानबूझकर उसे डांट पड़वाती है। जब वो प्रेग्नेंट हुई तब भी पवित्रा ने उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रोहन उसके लिए कुछ भी खाने पीने की चीजें लेकर आता तो पवित्रा पहले उस पर अपना हक जमा लेती। कई बार तो उसके कमरे में से खाने पीने की चीजें उठाकर ले जाती। मीनाक्षी जी उसे खूब डांटती, पर वो थी कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। अरे मैं इस नालायक लड़की का क्या करूं? इसके पापा और दादी ने इसकी हर जिद पूरी करके इसे नकचड़ी और जिद्दी बनाकर रख दिया। कितना मना करती थी तो मुझसे लड़ने को तैयार हो जाते थे। हमारी बेटी को कुछ नहीं कहोगी, पर अब वो दोनों चले गए और इसे बिगाड़ कर मेरे माथे छोड़ गए। लेकिन जब निर्मला का 7वां महीना चल रहा था तब उन दिनों मीनाक्षी जी के भाई की मृत्यु हो गई। अब ऐसे समय में मीनाक्षी जी और रोहन को मीनाक्षी जी के मायके जाना पड़ा।
लेकिन मीनाक्षी जी जाने से पहले पवित्रा को अच्छे से समझा कर गई थी कि निर्मला को जरूरत हो तो संभाल लेना, ननद के नाते ना सही, इंसान होने के नाते ही संभाल लेना। मीनाक्षी जी को 2 दिन के लिए जाना था, इसलिए पवित्रा को सख्त हिदायत दे कर गई थी कि ओ 2 दिन कहीं नहीं जाए, घर पर ही निर्मला के पास रहे। लेकिन पवित्रा तो अपने कमरे में ही मस्त रहती। उसे निर्मला से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ खाना लेने के लिए बाहर आती या फिर अपने जूठे बर्तन रखने के लिए। निर्मला अगर उसके पास उसके कमरे में जाती तो वो चिढ़ जाती और लताड़ कर उसको कमरे के बाहर निकाल देती और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती। लेकिन दूसरे दिन निर्मला को सुबह से ही परेशानी थी। उसने 2-3 बार पवित्रा से कहा तो पवित्रा ने कहा, अरे आज की ही तो बात है, कल भैया आ जाएंगे तो उनके साथ हॉस्पिटल चले जाना। आज जैसे भी हो सहन कर लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहकर निर्मला के मुंह पर ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ समय पश्चात निर्मला को ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। उसने पवित्रा से फिर कहा, लेकिन पवित्रा ने ना तो दरवाजा खोला और ना ही कोई और बात। आखिर थक हार कर निर्मला ने रोहन को फोन किया और अपनी स्थिति बताई। सुनकर रोहन ने अपने दोस्त को फोन किया और उसे उसकी पत्नी के साथ अपने घर भेजा। जब तक दोस्त और उसकी पत्नी घर पर पहुंचे तब तक निर्मला की हालत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे वे लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन जब अस्पताल में पहुंचे तो पता चला कि बच्चा तो काफ़ी देर पहले अंदर ही खत्म हो चुका है और इस कारण से यूट्रस में इन्फेक्शन भी हो गया, तो यूट्रस भी निकालना पड़ गया। निर्मला सदमे को झेल नहीं पाई और उसके मन में पवित्रा के लिए नफरत समा गई। इसलिए जब पवित्रा की शादी हुई तब भी उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेकिन उसकी हालत देखकर मीनाक्षी जी और रोहन ने मिलकर यह निर्णय लिया कि एक बच्चा गोद ले लेंगे। इसलिए 7 महीने पहले ही उन्होंने रूही को गोद लिया था। आखिर रूही को गोद लेने के बाद निर्मला की हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन पवित्रा के लिए नफरत मन से नहीं गई। आखिर 2 दिन बाद पवित्रा भी यहाँ आ गई, लेकिन निर्मला ना उससे बात करती और ना ही उसका कोई काम करती और इसके लिए मीनाक्षी जी और रोहन उसे कोई बंदिश में नहीं रखते। आखिर एक दिन पवित्रा चिड़चिड़ा गई कि मेरा काम या तो मेरी मम्मी करती हैं या फिर नौकरानी। तब मीनाक्षी जी ने उसे साफ साफ कह दिया, बेटा जब तक मैं हूँ बस तब तक ही तेरा मायका है, इसके बाद उम्मीद मत करना, क्योंकि तूने अपना मायका खुद ही खत्म कर दिया। तूने कभी भाभी के लिए कुछ किया है जो वो तुझे अपना मानेंगी? उल्टा जो था तूने तो वो भी बिगाड़ दिया। आखिर पवित्रा उसके आगे कुछ कह नहीं पाई। समझ गई थी कि मम्मी के बाद उसे कोई झेलने वाला नहीं, पर ननद होने का घमंड इतना था कि उसने कभी भी इसके लिए निर्मला से माफ़ी भी नहीं मांगी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।